नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये प्रश्न 17 नवंबर 2021 और शिफ्ट 2 के हैं। 16 नवंबर 2021 के प्रश्नों को देखने के लिए आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? हार कर भाग जाना, आत्मसमर्पण करना, घायल होना, गिर पड़ना। सही उत्तर है हार कर भाग जाना। पाँव से संबंधित अन्य मुहावरे हैं, अपने पैर पर खड़े होना, अपने पैर पर खड़े होना। अपने पैर पर खड़े होना का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। दूसरा मुहावरा है, पाँव जमीन पर न पड़ना। इसका अर्थ है अत्यधिक उत्साहित होना। फटे में पैर देना, फटे में पैर देना। इसका अर्थ है दूसरे के मामलों में दखलंदाजी करना, दखल देना। पाँव पकड़ना, पाँव यानी पैर पकड़ना। इसका अर्थ होगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। और मुहावरे हैं पैर पर, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना यानी खुद को कष्ट पहुंचाना, पैर की जूती होना, दास या दासी होना। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ तिरस्कार का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है, तो ऑप्शन डी सही है, तिरस्कार इस प्रकार लिखा जाता है। तीसरा प्रश्न है, यह आपके प्रश्न प्रतिस्थापन से है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य है, भारत एक ताकतवर देश है। तो यहाँ पर ताकतवर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो ताकतवर प्रतिस्थापन से जो प्रश्न आता है वहाँ पर उस संगत जो शब्द नहीं होता, उपयुक्त जो शब्द नहीं होता है, अनुपयुक्त जो होता है उसको हटा करके संगत शब्दों का चुनाव करना होता है। तो ताकतवर को हटाकर क्या रखना होगा? शक्तिशाली, प्रभावशाली, अविकसित, तो दुर्बल। तो देश के लिए ताकतवर शब्द संगत नहीं होता है। ऑप्शन ए सही होगा, शक्तिशाली होगा, यानी भारत एक शक्तिशाली देश है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चटनी हो जाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो सही अर्थ होगा बहुत जल्द खर्च हो जाना। चटनी हो जाना यानी बहुत जल्द खर्च हो जाना। एक और मुहावरा जो चटनी से है वह है चटनी करना। चटनी करना का मतलब है खूब तोड़ फोड़ करना या खूब मारना। पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य है, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था। क्या कर रहा था? घूर रहा था, झांक रहा था, ताक रहा था, देख रहा था। तो सही उत्तर होगा घूर रहा था। छठा प्रश्न आपके वर्तनी से है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है। अधिकतर विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही मानते हैं, जबकि ऑप्शन डी सही होगा। क्यों होगा सही? इसके संधि विच्छेद करके देखते हैं। उज्ज्वल का जब संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर होगा व्यंजन संधि के अनुसार ये जो ज लिखा हुआ है, पहला जो ज लिखा है उसका त हो जाता है ऊत जोड़ जवल, ऊत जोड़ ज्वल, ज्वल यानी ज्वाला। तो ज्वाला किस प्रकार लिखा जाता है? आधा ज होता है यहाँ पर, और ये इसीलिए यहाँ पर जो है ये आधा ज होगा यानी स्वर रहित ज होगा। और त का क्या होता है? यहाँ पर ज हो जाता है जब संधि करते हैं, और जब संधि विच्छेद करते हैं व्यंजन संधि के अनुसार ज का क्या होता है? त हो जाता है। सातवां प्रश्न है, गिरि का पर्यायवाची है। गिरि का पर्यायवाची पर्वत होगा, और अन्य पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द हैं नग, भूधर, महीधर, पहाड़, अचल, शैल। ये पर्वत की पर्यायवाची हैं। आकाश का पर्यायवाची होगा नभ, आसमान, गगन, व्योम, अंबर, शून्य। ये आकाश के पर्यायवाची हैं। बादल का पर्यायवाची है
वारिद, नीरद, जलद, पयोद, अम्बुद, मेघ। तो यहाँ देख रहे हैं द का अर्थ होता है देना, द का अर्थ होता है देना। वारी माने जल, नीर यानी जल, जल यानी पानी, पय यानी जल, अम्बु यानी जल। तो यहाँ पर जो होता है द का अर्थ होता है जब देना, तो वारी जो देता है, पानी कौन देता है। हिंदी व्याकरण में ज, द, ग और प बड़े कमाल के अक्षर हैं। तो यहाँ हमने देखा द का अर्थ होता है देना, और ज का अर्थ देखते हैं। कमल का जो पर्यायवाची होता है वहाँ पर होता है जलज, नीरज, पंकज, अम्बुज। यहाँ जा का अर्थ होता है जन्म लेना, जन्म लेना, और अम्बु का अर्थ होता है जल। तो जो पानी में, जो जल में जो जन्म लेता है, पंख यानी कीचड़ में जो जन्म लेता है, नीर यानी जल में जो जन्म लेता है, वह कमल के लिए रूढ़ हो गया है। ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ हमने देखा ज का अर्थ होता है यहाँ पर जन्म लेना, और बादल का पर्यायवाची में द देखा हमने, तो द का अर्थ होता है देना। तो ज, द, ग, प बड़े कमाल के अक्षर हैं। इनसे संबंधित वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन डी में धरती लिखा हुआ है, तो धरती का जो पर्यायवाची होगा वह होगा भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, धारित्री, धरणी, मही। ये आपकी धरती के क्या हैं, ये सारे समानार्थी हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट करें। इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। 8वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मध्य रात्रि का समय। तो यहाँ पर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आया है, तो मध्य रात्रि का समय का एक शब्द होगा निश्चित। निश्चित यानी मध्य रात्रि का समय। विभावरी का अर्थ होता है रात्रि। प्रदोष का अर्थ होता है सूर्यास्त का समय यानी संध्या। और उषा काल का अर्थ होता है भोर का समय, भोर का समय। प्रतिस्थापन से है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य है, सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। यहाँ पर रोक दिया जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो रेखांकित किया गया है, उसको हटा करके ये चारों ऑप्शन विकल्प में से उपयुक्त क्या होगा। हटा दिया, भगा दिया, बचा लिया, रोक लिया। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर बचा लिया। सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया, न कि रोक दिया। यहाँ पर रोक दिया क्या है, यह युक्ति संगत नहीं है। सही उत्तर होगा बचा लिया। 10वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसी के पीछे पीछे चलना। सही उत्तर होगा अनुगामी। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु क्या है यहाँ पर, अनु एक उपसर्ग है, और गामी का अर्थ होता है गमन करना यानी चलना, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा जो है विकल्प दिया हुआ है अनुकरणीय। अनुकरणीय का अर्थ होता है अनुकरण करने योग्य। ये क्या होगा यहाँ पर, अनुकरण करने योग्य, अनुकरण। सहचर का अर्थ होता है साथ चलने वाला यानी साथी या सेवक या हमराही। अनुज का अर्थ होता है, अनु यहाँ देख रहे हैं, अनु क्या है, ये उपसर्ग है। और ये ज का अर्थ क्या होता है, जन्म लेना। अनु यानी पीछे, पीछे जो जन्म लेता है अनुज कहलाता है यानी छोटा भाई। इसी प्रकार जो अग्रज, अग्रज, अग्र का अर्थ होता है आगे, और ज का अर्थ होता है जन्म लेना। ज का अर्थ हो गया यहाँ पर जन्म लेना। तो यानी जो आगे जो जन्म लेता है वह बड़ा भाई होता है, और अनुज यानी पीछे जो जन्म लेता है वह छोटा भाई। तो यहाँ जो देख रहे हैं जो ज है, ज का अर्थ होता है जन्म लेना। आपने बादल का पर्यायवाची में देखा, द का अर्थ होता है देना। इसी 11वां प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। मधुर का विलोम क्या होगा, तो मधुर का विलोम होगा कटु। 12वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने।
वाक्य है मालिन ने माला गूंथ लिया, तो सही उत्तर होगा यहाँ पर गूंथ लिया। गूंथ लिया यहाँ पर त्रुटि है। क्यों होगा? जब कर्ता के साथ जब ने विभक्ति चिन्ह लगा होता है तो क्रिया का जो लिंग वचन है वह कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। तो माला यहाँ पर कर्म है। माला क्या है? यहाँ पर माला स्त्रीलिंग है। तो माला के अनुसार क्या गूंथ लिया, कर्म के पहचान करने के लिए क्या प्रश्न करते हैं, क्या गूंथ लिया? तो माला। तो माला स्त्रीलिंग है, इसलिए जो है यहाँ पर गूंथ लिया नहीं होगा, मालिन ने माला गूंथ ली। यहाँ पर क्या होगा? इसके स्थान पर क्या होगा? गूंथ लिए। लिया का स्थान पर हो जाएगा ली। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा होता है। तो क्रिया जो यहाँ पर लिया जो क्रिया है उसका लिंग वचन माला के अनुसार होगा। तो माला क्या है यहाँ पर? माला यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर ली होगा। कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 13वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य है इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। तो मेरे ऊपर को हटा करके इसमें क्या होगा? तो सही उत्तर है मुझ पर। इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, न कि मेरे ऊपर। मुझ पर यहाँ पर संगत है इस वाक्य के लिए। 14वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वाक्य है कमल का पुष्प डैश होता है। क्या होगा? निर्मल, सुकोमल, विमल, कोमल। तो सही उत्तर होगा कोमल। निर्मल और जो कमल है यह है पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वच्छ। सुकोमल इस वाक्य के लिए संगत नहीं है, तो उपयुक्त उत्तर होगा डी कोमल। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। सहित का विलोम बताना है। सहित का विलोम होगा विहीन होगा। सहित का अर्थ होता है युक्त और विहीन का अर्थ होता है बगैर या बिना। 16वां प्रश्न है, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो जिसे त्याग देना उचित हो के लिए होगा यहाँ त्याज्य। त्याज्य का अर्थ ही होता है जिसे त्याग देना उचित हो या जो त्यागने योग्य हो। 17वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वाक्य है आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी डैश है। तो यहाँ क्या होगा? आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखती है। ऑप्शन ए सही होगा। वायवीय का अर्थ होता है हवा, वायु यानी हवा से संबंधित, वायु या हवा से संबंधित। और संभावित का अर्थ होता है संभव होने लायक, और दृष्टिकोण का अर्थ होता है नजरिया। 18वां प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। घृणा का समानार्थी यानी पर्यायवाची बताना है, तो घृणा का पर्यायवाची होगा नफरत। घृणा की और पर्यायवाची जो शब्द है वह है घिन, जुगुप्सा, अप्रीति, चीड़, ऊब, ये आपके घृणा के पर्यायवाची हैं। 19वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है को चुने। वाक्य है नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है। अगर इस वाक्य में कहीं त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन ये जो 4 जो दिया हुआ है कोई त्रुटि नहीं है, 4 को चुनना है, इसमें से 3 1 2 4 से चुनना है। अगर नदियों के में त्रुटि है तो ऑप्शन बी को चुनना है। बाढ़ने में त्रुटि है तो ऑप्शन सी को चुनना है। और तबाही मचा दी है में त्रुटि है तो ऑप्शन ए को चुनना है। और कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी को चुनना है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नदियों के में त्रुटि है। यहाँ पर क्यों होगा? यहाँ जो नदियों के जो दिया हुआ है वहाँ पर अनावश्यक प्रयोग किया गया है। बाढ़ ने तबाही मचा दी है, जिससे पूरा भाव और अर्थ संप्रेषित हो रहा है नदियों के बगैर। तो नदियों के यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया है वह प्रयोग नहीं होना चाहिए, अनावश्यक प्रयोग किया गया है।
इसी प्रकार अनावश्यक प्रयोग वाले अन्य वाक्य हैं। एक उदाहरण लेते हैं, समझते हैं उसे। पृथ्वी पर भूकंप आया है। पृथ्वी पर भूकंप आया है। भूकंप आया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पृथ्वी पर जो है ये अनावश्यक प्रयोग किया गया है। भूकंप आया है, भूकंप कहाँ आता है? तो पृथ्वी पर ही आता है। तो ये जो है वहाँ पर अनावश्यक प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार नदियों के का भी यहाँ पर अनावश्यक प्रयोग किया गया है। इसमें जो प्रश्न है, किस दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कि ऐतिहासिकता। क्यों होगा? इतिहास में जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं, इतिहास में जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होता है? यहाँ पर ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। और यहाँ पर एक और प्रत्यय लगा है यहाँ पर ता, तो इतिहास जोड़ एक जोड़ ता बराबर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिकता, न कि ऐतिहासिकता। ये गलत प्रयोग हुआ है। जब एक प्रत्यय लगता है ई के साथ, हर्ष ई के साथ, दीर्घ ई के साथ और ए के साथ लगता है, जब एक प्रत्यय लगेगा तो किस में बदल जाता है? अय में बदलेगा। किस में बदलेगा? अय में, अय हो जाता है। तो यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं, नीति। नीति में क्या है? दीर्घिकार है। जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नैतिक, नैतिक हो जाएगा। यहाँ पर अयकार है, यहाँ पर नैतिक में अयकार। तो अगले वीडियो में 17 नवंबर 2021 के शिफ्ट 3 के प्रश्नों को देखेंगे। यदि हमारा वीडियो आपके हिंदी व्याकरण के ज्ञान का संवर्धन करता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।